ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिरोजपुर झिरका की। 1,78,000 के करीब कुल मतदाता वाला फिरोजपुर झिरका हल्का भी मुस्लिम बहुल्य है। फिलहाल यहां पर इनेलो के नसीम अहमद विधायक हैं। इस बार उन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद को टिकट दिया है, तो बीजेपी ने राव इंद्रजीत जी के समर्थक को टिकट दिया है। यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है, यहाँ पर भी टक्कर कांटे की है। और उधर बात करें तो इंद्रजीत जी के समर्थक, क्योंकि आलफ उर मुंडल को टिकट दिया गया है, इनेलो ने अपने वर्तमान विधायक नसीम अहमद को ही एक बार फिर से आजमाया है। हजका भी चुनावी मैदान में है और उसने फखरुद्दीन को यहां से टिकट दिया है। कुलदीप जी, यहां की तस्वीर मैं आपसे जानना चाहूंगा। दोबारा से वही विकास का मामला, और यही सी चीज निकल के आ रही है कि 2009 में भी ये होता। 0.23% जो 23% का जो वो वोट था, हाँ। वो एनएलडी के जो विधायक थे वो लेके आए थे, और कांग्रेस का वोट खिसका था, -5.9% हो गया था। तो यहाँ की जनता जो है वो विकास को लेकर मुझे लगता है कि ज्यादा तवज्जो दे रही है, और यही वजह है कि पिछली बारी जब इनके आजाद मोहम्मद साहब जिनको इन्होंने टिकट दी है, वो आजाद 2005 में जीते थे, और विकास को लेकर ही अब की बार यहाँ पे जंग छिड़ने वाली है। देखिए एक चीज यहाँ पे जो खास चीज देखने को आ रही है, जो 2014 का जो एमपी इलेक्शन था उसमें मोदी वेव बहुत ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पे इस मेवात क्षेत्र में आप देखिए कि हर बारी एनएलडी करीबन 70% के आसपास वोट लेकर जा रही है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के अंदर। तो ये चौंकाने वाली बात है। तो ये इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष ये एक पॉजिटिव उनके मत में, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुस्लिम बहुल इलाका है, और वो एक पुराना जो सेक्युलर वर्सेस कम्युनल का जो एक लड़ाई है वो शायद यहाँ पे दिखने को दिख रही है। लेकिन इन इलेक्शंस में मुझे जो लगता है कि जो लड़ाई होगी वो सभी के बीच में ही होने वाली है। हम इसको बहुत आसानी से नहीं कह सकते कि एनएलडी और बीजेपी के बीच में, कांग्रेस के विधायक का भी अपना एक यहाँ पे प्रभुत्व है, और वही हमें देखने को मिलेगा कि त्रिकोणीय फाइट हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला आप देख रहे हैं। प्रदीप जी, क्या लगता है आपको इस विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर देखकर? एक तो भारतीय जनता पार्टी को 2014 में लोकसभा के बाद जो जन समर्थन मिला है, उसके संदर्भ में इसका विचार करना चाहिए। पिछले चुनाव में 2009 में, 2005 में, उससे पूर्ववर्ती चुनावों के अंदर हमारे जो परफॉर्मेंस रही है, उस पैमाने पर हमें या उस कसौटी पर कसा जाएगा तो हमारे साथ अन्याय होगा। तो 2014 के चुनाव परिणाम और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में प्रेम हम देख रहे हैं। लोगों के अंदर आशा भरी निगाहों से जो उम्मीदें देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आनी चाहिए, और आएगी तो ऐसा ऐसा हरियाणा बनेगा, उसका सर्वांगीण विकास होगा। ये बात हम दीवारों पर साफ साफ लिखा हुआ देख रहे हैं। लोग राह चलता व्यक्ति जो बोल रहा है, उसके भरोसे मुझे लगता है कि झिरका में ही नहीं, पूरे हरियाणा में अधिकांश सीटें हम जीतने वाले हैं। ये बात ठीक है, फिरोजपुर झिरका हमारा परंपरागत रूप से एक कोई मजबूत स्थान नहीं रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल ने पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा के अंदर भी इस असेंबली सेगमेंट में उसकी परफॉर्मेंस शानदार रही थी, और मुझे इस बार लगता है कि हमारा मुकाबला इस विधानसभा क्षेत्र में इंडियन नेशनल लोकदल से है, लेकिन विजय हमारी होने वाली है। आपका कहना है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से जो एकदम राजनीतिक परिदृश्य पूरे देश में बदला है, बिल्कुल पूरे देश की, उसके बाद जो उपचुनाव हुए उनके नतीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? उस नतीजे के लिए अलग से बहस की आवश्यकता है। उस नतीजे में भी आपने क्या देखा हरियाणा की राजनीति में उसका असर भाजपा बनाम सब, ठीक है, भाजपा बनाम सब। उत्तर प्रदेश की आप जिक्र करें तो वहां कांग्रेस कहां थी? किसी भी सीट पर उनकी जमानत नहीं बच पाई। ऐसा लगता था कि कांग्रेस वहां चुनाव लड़ ही नहीं रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी ही नहीं उतारे हैं। जिस तरह से रायबरेली और अमेठी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने दोनों ने मिलकर के कांग्रेस को समर्थन किया था, ठीक उसी तरह से समाजवादी पार्टी को कांग्रेस और बीएसपी ने समर्थन करके। राजस्थान के बारे में? राजस्थान में वहां स्थानीय परिस्थितियां रही, आपकी तो सरकार प्रत्याशियों के चयन के अंदर भी कई कमियां रहती है, तो उसका परिणाम देखने एक साल भी सरकार को नहीं हुआ था, और लोकसभा चुनाव को तो ये हमारे लिए सबक है। गुजरात में भी। चलिए कुलदीप जी, जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि 2014 के बाद से जो परिदृश्य बदला है, राजनीतिक स्वरूप जो बदला है, क्या उसका असर हरियाणा के विधानसभा चुनावों पर रहेगा? और इसको अगर जोड़ के देखें, उपचुनाव जो जितने भी जगह पर हुए पूरे भारत में, उनके साथ अगर जोड़ के देखें तो किस तरीके का असर आप देखते हैं हरियाणा में?
देखिए हरियाणा में बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखिए जनता समझदार हो चुकी है। आज जिस एरिया की हम लोग बात करें वहाँ एक बहुत पिछड़ापन है, उसमें कोई शक नहीं, और सभी सरकारें जिम्मेवार हैं। ठीक है। लेकिन जो आपने बात कही कि जो दो बाई इलेक्शंस के बाद का क्या सिस्टम रहेगा, तो देखिए हरियाणा के मुद्दे जो हैं वो अलग हैं। यहाँ पे जातीय समीकरण बनते हैं, यहाँ पे स्थानीय मुद्दे समस्याएं हैं। मोदी जी का जो असर है वो आप देखिए कि जो भी यूथ है वो सारा का सारा मोदी जी को आज भी पसंद करता है। आज अब उनकी अमेरिका जो यात्रा हो रही है, देखिए कितना एक उल्लास है पूरे देश में। मैं देख रहा हूँ टीवी चैनल सारे अमेरिका में, हर जगह उनका आज के वक्त जो है चर्चा हो रही है। तो यहाँ इस इलेक्शन में बाय इलेक्शंस का जो इफेक्ट होगा मुझे नहीं लगता वो उतना ज्यादा होगा, क्योंकि शायद याद भी ना हो किसी को। अब देखिए शायद याद भी ना हो। अब जो प्रदीप जी ने बात की बिल्कुल सही बात है, वहां का यूपी का पूरा प्रशासन जो है एक तरफ लग गया था, पूरे के पूरे विधायक उठ के आ गए थे, और उस परिस्थिति में अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो कोई बहुत विशेष बात नहीं है। गुजरात में जो 3 सीटें, एक सीट पे मैं कहूंगा इन्हें सबक लेने की जरूरत है। 2 सीटें ऑलरेडी कांग्रेस डोमिनेटेड रही है कभी से, वो वहां पे वो लोग जीते। राजस्थान अगेन इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन के वहां थोड़ा सा इन्हें सोचने की जरूरत पड़ेगी। बाकी हरियाणा में मैंने सब करा कि हमारे लिए सबक सीखने की बात। हरियाणा में उसका कोई असर आप नहीं देखते हैं? ये जो दक्षिण हरियाणा का जो ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर क्या लगता है आपको? देखिए यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो देखिए यहाँ बुनियादी विकास है ही नहीं। कांग्रेस ने 5,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, लेकिन बिल्डिंग्स बेहद लोग होंगे तभी तो वो चलेगी ना। तो विकास तो तभी हम मानेंगे। एक इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करती है कांग्रेस पार्टी कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ हो, गरीब जो सबसे गरीब तबका है समाज का उस तक बात जाए, वहां तक तो बात पहुंची नहीं। आज मैं पढ़ रहा था कि वहां के जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वहां के सीएचसीज में, पीएचसीज में डॉक्टर्स ही नहीं है। पूरे मेवात में कमाल की बात है कि एक भी महिला सर्जन नहीं है। क्या वहां पे लोग नहीं रहते? ये सोचने की बात है। तो विकास का जो पैमाना है वो देखना पड़ेगा सरकार को कि वो किस हिसाब से, और इम्प्लीमेंटेशन की एक हद तक बहुत ज्यादा जरूरत है। क्रॉस चेकिंग की जरूरत है, रिव्यू की जरूरत है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां के जो क्या असर देखते हैं कुलदीप आपकी इंडियन नेशनल लोकदल के जहां भी विधायक हैं वहां पर हम ये शिकायत सबसे ज्यादा है कि वहां पर ध्यान नहीं दिया गया। देखिए पूरे गुड़गांव रीजन जो है, मैं कल भी कह रहा था कि 90% रेवेन्यू आता है। ये एरिया राजस्थान से सटे हुए, यहाँ पे पत्थर की बहुत खाने हैं, बहुत रिच इलाका है ये, लेकिन फिर भी उसके बावजूद विकास नहीं है। तो ये पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन तो कांग्रेस पार्टी ने किया ही है, खासकर इस एरिया के अंदर। अच्छा, इसमें 2 बातें होती हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारी सरकार नहीं है, सरकार दूसरे दल की है, तो वो क्यों पैसा यहाँ लगाएंगे। सरकार का पक्ष ये कहता है कि इन लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई और हमने पूरा विकास किया, लेकिन इन लोगों ने उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होने दिया। ये दोनों तरफ की बातें हैं। इसमें क्या लगता है? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें बात यहाँ पे ये है कि जो एक टकराव की जो स्थिति बनी है, देखिए राजनीति में क्या होता है कि जो वाहवाही लेने का जो हमारा भारतीय मानसिकता बन चुकी है, बहुत खराब है, खासकर जनता के विकास के मामले में। और इस एरिया में यही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि आईएनएलडी का प्रभाव ज्यादा है। स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की है, तो वो वहां कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो एक टकराव की स्थिति है। और टकराव की स्थिति में क्या हो रहा है कि जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। जनता का ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, मैं बताऊं आपको। लोग बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स है, उसके बावजूद भी, उसको देखते हुए भी वहां पे जो है ना, कोई इंप्लीमेंटेशन नाम की चीज ही नहीं है। सुशील जी, मुझे लगता है बुनियादी सुविधाओं में एक विषय और आपको बिंदु जोड़ना चाहिए। क्षमा करें मैं आपको टोक रहा हूं। सार्वजनिक परिवहन, इसका जो हरियाणा में सुविधाएं लगातार जो घट रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके अनेक कारण है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। अगर इसको भी आप बुनियादी सुविधाओं में बिजली, सड़क, पानी के साथ जोड़ेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों का कस्बों में और कस्बों का गांवों में डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक आने की जो सुविधाओं में ये आपने बड़ी संकट आया है। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही बात है। और दक्षिण हरियाणा में खासतौर पर ये देखा गया है कि अगर आप एक जगह तक, किसी शहर तक, जैसे नांगल चौधरी आप पहुंच गए, वहां से अप्रोच गांव तक जाने के लिए कोई साधन ही नहीं है। आप 4-5 बजे के बाद पहले हुआ करता था, अब धीरे-धीरे कम हुआ है। इसको भी हाईलाइट होना। परिवहन मंत्री वहीं के तो हैं। हाँ, परिवहन मंत्री वहीं के। आफ्ताब अहमद वहीं से हैं। सुशील जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर को आपने यहाँ से टिकट दिया है, क्या लगता है यहाँ पर इस बार जीत की दावेदारी होगी? देखिए, स्पीकर साहब ने अपने इलाके की बात जो है पुरजोर से उठाई। मैंने 2-3 बार विधानसभा का सेशन भी देखा है। तो स्पीकर साहब ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई मैं स्पीकर होने के नाते, अलग से उन्होंने अपने क्षेत्र को लेके पूरी मेहनत करी है। 2-3 बार मैंने पर्सनली तौर पर देखा है।
दूसरी बात रही, जैसे मेरे साथी ने 2-3 बातें उठाई, भाई कुछ बिजली पानी और ये, तो कांग्रेस पार्टी ने बिजली को बढ़ावे के लिए भी 5000 मेगावाट के प्लांट लगाए हैं। पूरे हरियाणा को डेवलपमेंट करने की कोशिश करी है। पूरे हरियाणा में रोड भी बने हैं, मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। पूरे हरियाणा मेवात के क्षेत्र के लिए खासकर मैं आपको बता दूं, जबकि डिफेंस यूनिवर्सिटी भी उसी एक क्षेत्र में दी है, कॉलेज भी उस क्षेत्र में दिया है, रेलवे लाइन भी उस क्षेत्र में दी है। तो जो बात है ना, आरोप तो आप लगा सकते हैं, आरोप लगाना विपक्ष का काम है, जरूर लगाओ, लेकिन हम ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो आप ये भाई साहब जो कह रहे थे मेरे से पहले कि भाई उन्होंने एक नजर से हरियाणा को देखा है, जात पात की राजनीति नहीं करी, पूरे क्षेत्र को लेके किया गया है। जैसे एक बात छोटी सी मैं बीच में कहूंगा कि रोहतक पे ये आरोप लगा देते हैं। मैं ये कहता हूं 40 साल से पहले रोहतक की वो बुरी हालत थी। जैसे मेरे भाई जैन साहब हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता, मैं इनका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखता हूं, देखता भी हूं इनका। लेकिन इस इलाके में पहले भेदभाव किया गया, यदि वो काम किया तो आज दिखने लग गया। लेकिन यदि ये कॉलेज है, रोड है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं और पानी का है, बिजली का है, क्या अकेले रोहतक में किया है? तो ये क्षेत्रवाद को ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के भी आदमी, इस शख्स ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो मैंने आपको बताया, ये राजनीति से ऊपर उठ के काम किया है इन्होंने। अब मैं कुछ बोल सकता हूं, सुशील जी, मैं कुछ बोल सकता हूं। एक बात कह के खत्म करता हूं। मैं आज दावे के साथ कह देता हूं, जिस दिन रिजल्ट आएंगे हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। और जनता, जो आज ये नहीं है कि जनता अनपढ़ है, पढ़ी लिखी जनता है, जनता ने पता है कि हरियाणा में कितना विकास हुआ है। और हम पूर्ण बहुमत से, पिछली बार हम 40 सीट लेके आए थे, अब की बार हम 50 सीट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी लेगी, 2009 में सरकार बनाएगी। आपने कहा कि पूर्व डिप्टी स्पीकर जो थे उन्होंने खास ध्यान रखा, लेकिन फिर अपने इलाके का उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। डिप्टी स्पीकर साहब ने अपने इलाके के लिए अपने पूरी आवाज उठाई है। हारने का क्या कारण रहा 2009 में उनका? वो उनकी अपनी पर्सनल समस्या होगी, लेकिन उन्होंने अब की बार, चलिए ठीक है, बार जो क्षेत्र मकरोली साहब, चलिए पूरी बात उन्होंने उठाई है। चलिए, मेरे साथी इन्होंने जो बात बताई कि नहीं, उनकी बात पर आप बाद में आइएगा, पहले फिरोजपुर झिरका की बात। फिर इसकी बता रहा हूं मैं। इन्होंने कहा कि पहले कितना हमारा बजट था पूरे हरियाणा का और आज कितना है, ये शायद भूल गए उस टाइम कितना कर्ज था हरियाणा के ऊपर। और तभी आज इनकी सरकार जब 10 साल के बाद आज ये देखिए कितना करोड़, 85,000 करोड़ का कर्जा हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर आज है। आज जो भी कोई नया बच्चा पैदा होगा वो एक बहुत भारी कर्ज लेके यहाँ पैदा होगा। और दूसरा मैं आपको कहना चाहूँ, विकास की जो बात थी, आज अगर इस मेवात हल्के में जो हमारी सीटें इतनी जो आती, उसका एक ही कारण है कि चौधरी देवीलाल जी के ऊपर और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर उन लोगों का विश्वास है। इनके तो कांग्रेस के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वहां विकास करते तो इनकी ये हालत ना होती। जब पहले 65 सीट आई, फिर 40 आई, और आप ये तो कह रहे गए, मैं तो ये कह रहा हूँ इनकी 10 से भी कम रह जाएंगी सीटें, आने का काम ही नहीं है वहां हमारा। मैं 1 मिनट जी मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में ना बोलिए। हमने तो 87 में जब ओथ ली थी, चौधरी देवीलाल जी ने ओथ लेते ही हरियाणा भवन में ओथ ली थी दिल्ली में, और जो हमने वादे किए थे जनता के साथ पहले ही क्षण में हमने पूरे कर दिए थे। अब इन्होंने तो वहां पानीपत में, गोहाना में तो घोषणा की 1 नवंबर से चालू करेंगे। ये सिवाय यहाँ पर इस विधानसभा की बात करें तो 2000 में आप ही के एमएलए थे, आप ही की सरकार थी, हमारे थे एमएलए। हमने बताया हमारे एमएलए, लेकिन वो ये कांग्रेस की मजबूरी, कांग्रेस ने जहां हमारे एमएलए थे वहां विकास नहीं 2000 की बात कर रहा हूँ, 2000 की बात कर रहा हूँ। 2000 में तो हमने वहां बहुत काम कराया, सरकार से बाहर है 10 साल से। देखिए वही बात ना, धर्मपाल जी, देखिए धर्मपाल जी, आप तो कभी आप नाम ही मत लेना पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का कोई। धर्मपाल जी, मैं ये जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार थी, उस वक्त आपके ही एमएलए थे। अब यहाँ पर ये तो बहाना नहीं चल सकता कि हमारी सरकार नहीं। ठीक है, जो मुद्दे आप गिनवा रहे हैं यहाँ के, और जो तमाम ये मुद्दे यहाँ पर हैं, वो उस वक्त भी थे, आज भी हैं, तो फिर आप किस मुंह से आप इस सरकार पर आरोप लगा सकते हैं? ये मैं आपसे हमारे थे चौधरी देवीलाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने नहीं 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बने, 2000 में हमारी सरकार, हाँ उसी की मैं बात कर रहा हूँ। बीजेपी भी साथी थे हमारे उस टाइम। अच्छा, तो वो भी भागे हैं उसमें, काम ना भागी थे वो, उसमें काम ना होने में भी भागे हैं। उस टाइम हमने बहुत काम कराया, ये बात नहीं हमने काम नहीं कराया। आज भी अगर हमने काम ना कराया होता तो हमारी कहां से सीट आती? आप एक चीज तो देखें, अगर हमने काम कराया हो
तो इनकी सीट इनसे आएंगे नहीं। अच्छा, एक आपने कॉलेज काम है, करवाया था यूनिवर्सिटी का 2005 में, नाम आपकी बता दें। सरकार क्यों गई? हम हमारे बता दें। हाँ, आपने काम करा 2005 में, ऐसी स्थिति क्यों आ गई इंडियन नेशनल लोकदल की कि 2005 में एकदम खराब स्थिति? देखो, आज हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं। जी। गलती हमारे से भी हो सकती है। हाँ। उस टाइम कोई ना कोई चलिए, आप ये अच्छी मैं- बात मैं लगी कि आप आपको ईमानदारी से मान रहे हैं। एक मिनट मेरी सुन, एक मिनट मेरी सुन ले। जी। हमारे खिलाफ पूरा प्रचार किया, कांग्रेस ने झूठा प्रचार किया कि वैट लगा दिया हमने। और वैट के अंदर अगर आप सब्जी लेने भी जाते थे, आप गेहूं लेने भी जाते थे, अगर वो लोग कहते ये महंगा है तो कहते थे वैट लगा दिया चौटाला ने। हमें बदनाम किया गया वैट के चक्कर में, और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था वैट खत्म कर देंगे। वैट इन्होंने आज तक खत्म नहीं किया। और आज अगर ये हरियाणा प्रदेश में विकास का काम हो रहा है तो वैट की वजह से जो पैसा आ रहा है उससे ही हरियाणा प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं। अच्छा, आप मान रहे हैं? मान रहे हैं। देखो, चलिए, मान लिया दो इन्होंने। 3 बातें इन्होंने मानी। इन्होंने कहा कि वैट के खिलाफ मैं धन्यवाद करता हूं अपने प्रधान वैट के जी। खिलाफ गलत प्रचार किया, और बाद में आपने कहा कि इन्होंने वैट फिर भी नहीं हटाया। इसका मतलब हमने वैट सिस्टम था। कर दिया। चलिए, ठीक है। आपने कहा कि विकास- प्रदीप जी। मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि हरियाणा प्रदेश का तो फाइनेंस का सिस्टम बहुत बढ़िया है, उन्होंने तारीफ की। ठीक है, जब हमारी प्रदीप जी, मैं सरकार- आपके पास आऊंगा। आप बताइए, क्या हरियाणा जनहित कांग्रेस का यहाँ पर इस क्षेत्र में प्रभाव रहेगा या फिर नहीं? बिल्कुल प्रभाव रहेगा। फखरुद्दीन जी पूर्व विधायक हैं, हाँ और यहाँ से पहले विधायक रहे हैं। हाँ, इनका बहुत प्रभाव रहेगा। और हमारे भाई तीनों, मकड़ोली जी, सुशील जी, सुशील जी और प्रदीप जैन जी, और आप कह रहे हैं कि तिकोना मुकाबला होगा। हजका को आप कहीं नहीं ले रहे। आप लाइए हजका को। ये कैसे? मेरा क्या व्यक्तिगत आप कोई सवाल है। आधार दीजिए मुझे कि जी। किस आधार पर हरियाणा जनहित कांग्रेस यहाँ जीत सकती है? हरियाणा जनहित कांग्रेस इसलिए जीती क्योंकि चौधरी भजनलाल के शासनकाल में इन सभी क्षेत्रों में जो चर्चा चल रही है, हाँ उन्होंने काफी विकास किया है। हाँ, और अब की बार हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी, और जितने ये कह रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस, ये सब धराशायी होंगे। 19 तारीख को जो रिजल्ट आएगा इस प्रदेश के अंदर, चौंकाने वाले नतीजे इस प्रदेश के अंदर आएंगे। और इस क्षेत्र का केवल चौधरी भजनलाल के शासनकाल में ही विकास किया अच्छा, गया। इतिहास को क्या मतलब बार बार अगर इतिहास की बात करें कि उस समय अच्छा हुआ था, जी, तो जनता कैसे मान रही है कि आज कांग्रेस भी अच्छा हो जाएगा? आज प्रेजेंट में कांग्रेस की सरकार है। हाँ। कांग्रेस की सरकार में केवल नहीं, कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई ऐसी बात की आगे कोई ऐसा नजरिया नहीं है कि किस तरीके से ठीक किया जाएगा। सिर्फ बात ये कही जा रही है, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से कही जा रही है कि जब देवीलाल थे जब ठीक हुआ था। भारतीय जनता पार्टी भी के इतिहास को दोहराने की बात कर रही है। आप भी वही बात कर रहे हैं हम तो नए संदर्भ में नई इबारत लिखने जा रहे हैं। हाँ, चौधरी भजनलाल जी। जी, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इतिहास को क्यों आप उठा रहे हैं कि जब अच्छा था और अब अच्छा नहीं है, अब आप कैसे आगे अच्छा कर देंगे? हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम तो प्रेजेंट सरकार में, सरकार कांग्रेस की है। चलिए, ठीक है, समय आगे इजाजत नहीं दे रहा। मैं अगली विधानसभा के बारे में और बात करेंगे, फिर प्रदीप जी मैं आपके पास आऊंगा सीधा। चलिए, अगली विधानसभा के बारे में हम बात कर रहे हैं। पटौदी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र पटौदी में 4 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो 2 बार इंडियन नेशनल लोकदल भी जीती है। फिलहाल यहाँ पर इनेलो के गंगाराम विधायक हैं, जिन्हें एक बार फिर इनेलो की तरफ से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने सुधीर चौधरी को टिकट दिया है, तो बीजेपी ने बिमला चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा जनहित कांग्रेस भी यहाँ चुनावी मैदान में है, जिसने राजेश वाल्मीकि को टिकट दिया है। लगभग 2.25 लाख मतदाता यहाँ पर हैं, जिसमें अही वोटर लगभग 80,000 के करीब है, जो सर्वाधिक यहाँ पर है और निर्णायक भूमिका रखता है। इस बार कांग्रेस को यहाँ से नुकसान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक भूपेंद्र चौधरी इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए हैं। प्रदीप जी, इस विधानसभा के बारे में आपकी राय? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये चारों जो विधानसभा है, हाँ। और जिन 5 विधानसभाओं के बारे में कल जिक्र हुआ है, जी, उनके संदर्भ में कुंडली, मानेसर, हाईवे का भी आपको जिक्र करना चाहिए। जी, ये पूरे के पूरे क्षेत्र के लाइफलाइन का सपना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देखा गया था। उस समय हरियाणा की एनडीए की सरकार थी। उस समय इस प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी और उसको अगले 5 साल के अंदर पूरा होना था। आज 2014 जाने वाला है, उस प्रोजेक्ट का अता पता नहीं, जिसका सीधा सीधा दोष कांग्रेस सरकार के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लताड़ लगने के बावजूद हरियाणा सरकार ने उसमें कितनी खामियां की हैं, कितनी गलतियां की हैं। उस जो सरकारी ठेकेदार जो है, उसको बार बार रेट्स रिवाइज करके ठेका देने के बावजूद भी वो काम शुरू नहीं हुआ। किसानों की बेशकीमती जमीनों को एक्वायर किया गया। लोगों ने ना चाहते हुए भी लेकिन विकास के नाम पर अपनी जमीनें सरकार को एक्वायर होने दी। उसके लिए कोर्ट में किसी तरह का लिटिगेशन उन्होंने नहीं डाला। उसके बावजूद वो अभी तक वो कहीं भी शुरू नहीं हुआ। आप यहाँ से दिल्ली जाएं, बहादुरगढ़ बीच के अंदर ही केएमपी का
क्या बुरा हाल है। बीच के अंदर पशु वहां पर लोग चराने के लिए जाते हैं, सारे खंभों के ऊपर जर लग चुका है, उसकी कीमत 18 गुना बढ़ गई है पिछले 15 साल के अंदर, जिसका दोष मैं कहूंगा, जिसका पाप कांग्रेस की सरकार ने हरियाणा के साथ किया है। यानी कि प्रोजेक्ट्स लंबित होना, इस पूरे के पूरे दक्षिणी हरियाणा के इन विधानसभा क्षेत्रों पर जिनका आज हमने जिक्र कर रहे हैं और कल भी जिक्र किया गया है, और आने वाले दिनों में गुड़गांव, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, इन सब विधानसभाओं का जितना भी जिक्र करेंगे, उसके लिए केएमपी का पूरा ना होना उस पूरे क्षेत्र के लिए एक इतना बड़ा धोखा है। इसके लिए इस कांग्रेस सरकार को माफ नहीं किया जा सकता। सुशील जी, मैं एक थोड़ा सा संक्षेप में। हाँ बिल्कुल, मैं एक बात कह देता हूँ, ये भाई की बात बिल्कुल सहमति से है कि भाई ये जो केएमपी था, ये इस इलाके की लाइफलाइन थी। एक्वायरमेंट जो है चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में ये एक्वायरमेंट हुआ था, ये रोड। सबसे बड़ी हर्डल रिक्वायरमेंट में होती है, मैं आपको वो दिक्कतें पूरी हो चुकी थी, उसके बाद आप उनकी बात रखने दीजिए। तो उसके बाद मुआवजा जो है 1.5 लाख रुपए दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है तो उन्होंने बढ़ा के मुआवजा 25 लाख किया। लेकिन जब इस पर स्टे हुआ, स्टे मेरे साथियों ने किया, जो मेरे साथ में बैठे हैं, ये इस बात को जानते हैं उस कंपनी को, ये जब इनका टाइम आएगा बताना। लेकिन इस बात का जब ये चला तो कांग्रेस पार्टी ने एक अलग से रोड निकाला, आपको पता है, द्वारका मानेसर एक्सप्रेस वे। इस जो ये जाम था, जो इस लाइफ लाइन को जाम को खत्म करने के लिए द्वारका से मानेसर एक रोड निकाला है, जो इसको खत्म करने के लिए, आपने भी पता है, वो नेशनल हाईवे में मानेसर जाके जुड़ता है, उस रोड को बनाया। और छोटे छोटे उसके साथ जितने भी गुड़गांव में थे सभी रोडों को डेवलप किया, डबल बनाया। आज भाई के एक मंत्री ने, जो इसी विभाग के मंत्री हैं, मैं उसका आदर करता हूं कि उन्होंने ये कहा कि भाई अब इसको सेंटर को दे दो और हम इसको बना देंगे। तो हम उस बात का स्वागत करते हैं कि भाई ये इस रोड को अब बनाएं जल्दी। ये कह रहे थे कि 6 महीने में बना देगी बीजेपी, तो आप उसको बनाए, कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी नहीं बना पाई तो आपकी सरकार है सेंटर के अंदर, आप बनाओ, लोगों को सुविधा दो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसका प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद जितने भी लंबित प्रोजेक्ट हैं उन सबको प्राथमिकता के आधार पर चलिए पूरा चलिए द्वारका से मानेसर का उन्होंने जिक्र तो कर दिया, क्या वो बन चुका है? क्या बहुत संक्षेप में बीटीपी के लिए बनाया है। राहुल गांधी की तो इनके वाटराज की तो कंपनी उसके लिए बनाया है, और वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके तो सिर्फ उनको बेनिफिट देने के लिए, मुख्यमंत्री इनको खुश करने के लिए, अपनी कुर्सी बताने के लिए। चलिए प्रमोद जी इस पूरे क्षेत्र के बारे में, पूरे गुड़गांव लोकसभा की अगर बात करें तो कंप्लीट एक थॉट क्या आपका बनता है? दोबारा रिपीट करिए सर। कंप्लीट एक नजरिया क्या बनता है आपका पूरे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें, जितनी भी विधानसभाएं हैं, जी। हरियाणा जनित कांग्रेस का कितना यहाँ पर प्रभाव रहेगा, कोई असर रहेगा या फिर कोई जनाधार नहीं? काफी नहीं, काफी प्रभाव रहेगा। और वो प्रभाव तो मतलब लोग वोटिंग करेंगे, उसी समय पता लगेगा कि क्या प्रभाव है। कि इलेक्शन के बाद अभी किसी भी चीज को हम मतलब ऊपर उठा के बताएं कि ये होगा वो होगा, ये मतलब कयास हो सकते हैं। लेकिन वास्तविकता का तो 19 तारीख को जब पब्लिक वोट डालेगी, लोग मतदान करके आएंगे, 15 तारीख को, 19 तारीख को जो डाल के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद में पता लगेगा कि क्या है। चलिए कुलदीप, एक पूरे गुड़गांव लोकसभा की अगर बात करें, एक पर्सपेक्टिव क्या बन रहा है, यहाँ से कौन सी पार्टी का ज्यादा प्रभाव यहाँ पर रहेगा? देखिए, एक्सेप्ट रेवाड़ी, देयर बी अ फाइट बिटवीन आईएनएलडी एंड बीजेपी ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि इंद्रजीत जी के बीजेपी में जाने के बाद संभावनाएं बीजेपी की बहुत हद तक बढ़ गई हैं। लेकिन ये कहना कि आईएनएलडी कमजोर है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही नहीं है। आईएनएलडी भी पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है, और जो एक सीनियर लीडरशिप की सिंपैथी है वो शायद इस क्षेत्र में ज्यादा है, क्योंकि गुड़गांव का कमोबेश कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे, विकास का जो दावा है वो आईएनएलडी की तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि पिछले जो सरकार रही है बहुत कम प्रोजेक्ट्स वहां पे गए हैं। तो इट्स गोइंग टू बी आईएनएलडी वर्सेस बीजेपी, एक्सेप्ट रेवाड़ी। रेवाड़ी में कैप्टन अजय यादव के सामने कौन है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन बाकी जगहों पे मुझे लगता है कि आईएनएलडी बीजेपी की फाइट रहेगी, और इट विल बी ए नेक टू नेक कॉम्पिटिशन, 50-50 कॉम्पिटिशन। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। तो ये एक तस्वीर हमने जानने की कोशिश की गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की, विभिन्न विधानसभाओं के बारे में हमने बात की, जानकारी, और जिस तरीके से विश्लेषण उसका हुआ है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है नेक टू नेक फाइट है। कुलदीप जी की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो निश्चित तौर पर यहाँ पर टक्कर जो है कांटे की है। राव इंद्रजीत जी का प्रभाव इस क्षेत्र में
हमेशा से ही कहा गया है, वीरेंद्र जी से थे जब से ही इस क्षेत्र में उनका प्रभाव रहा है। और ये बात जब कांग्रेस उन्होंने छोड़ी थी, उस वक्त भी ये बात कांग्रेस ने भी महसूस की थी कि अब उस क्षेत्र में कौन सा ऐसा नेता होगा जो उन्हें जीत दिला सकता है। उसे ढूंढने की तलाश आज तक कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन लगता नहीं कि मिला है। खैर, ये तो एक तस्वीर है, आने वाली 15 तारीख ही बताएगी कि नतीजा क्या है, और 19 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो सब तस्वीर भी साफ हो जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।